मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले पेपर के अंतर्गत शीत युद्ध का अध्ययन किया कि शीत युद्ध कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपजे हालातों में पनपा, जिसमें सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों अपने विचारधाराई संघर्ष के तले एक शक्ति संघर्ष में उलझ गए। जो शक्ति संघर्ष एक तरह से प्रत्यक्ष दोनों के मध्य न होकर अप्रत्यक्ष रूप से जिसने लगातार पूरे विश्व को प्रभावित किया। उसके बाद हमने द्वैतांत भी देखा। क्यूबा संकट के बाद जो द्वैतांत व्यवहार हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखने को मिला, राजनीति में देखने को मिला। उसके बाद हमने देखा कि नव शीत युद्ध का आगाज़ शुरू होता है एवं नव शीत युद्ध के बाद हमें शीत युद्ध का अंत दिखाई देता है। तो ये सब कैसे अचानक से हुआ या कोई एक निश्चित घटना चक्र हुआ, ये किस प्रकार का, इसका हम आज के अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। देखो साथियों, आज का हमारा विषय है शीत युद्ध का अंत, प्रमुख घटना चक्र 1985 से 1991। ये 6 साल शीत युद्ध के अंत के लिए बड़े महत्वपूर्ण रहे। इन 6 सालों में हम ये कह सकते हैं कि जो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का प्रमुख घटनाक्रम था और लगभग 1985 तक अपने प्रभाव में रहा, जिसने छोटी से छोटी समस्याओं को एक बड़ी समस्या बना दिया। दोनों महाशक्तियों की उस समस्या में रुचि लेने के कारण तो उस एक तरह से उस युद्ध का, उस शीत युद्ध का कैसे अचानक से अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच से वो चला जाता है, क्या होता है, उसमें प्रमुख घटना चक्र कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी स्टेज होती हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये डेडलाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो विद्यार्थियों, इसमें पहला बिंदु है जिनेवा वार्ता। नवंबर 1985 रीगन और गोर्बाचोव के मध्य हुई। अमेरिकन राष्ट्रपति रीगन एवं सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव के मध्य ये जिनेवा में वार्ता हुई। जिनेवा वार्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस वार्ता के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने लंबे समय तक प्रयास किया, वार्ताएं की, मीटिंग की, तब इसका एक रोड मैप तैयार हो पाया कि इस वार्ता में मुख्य बिंदु क्या होंगे। ये प्रथम बैठक थी जिसमें दोनों राष्ट्राध्यक्ष शीत युद्ध की समाप्ति के लिए या एक तरह से अपने संबंधों की बहाली के लिए मिले। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो ये थी कि इन दोनों ने अपने हथियारों में 50% कटौती की एक समझौते पर हस्ताक्षर किए कि दोनों महाशक्तियाँ अपने अपने परमाणु हथियारों में 50% कटौती करेंगे। दूसरा जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि दोनों अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों को बहाल करने के लिए प्रयास करेंगे। दोनों अपने वाणिज्य दूतावास एक दूसरे के देश में खोलेंगे। तो इन सारी चीज़ों से पहली बार ऐसे लगा कि अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच में दोनों महाशक्तियाँ कैसे एक हो गई हैं। इनके पीछे तमाम कारण थे। सोवियत संघ भी इस शीत युद्ध की उलझन से परेशान था और संयुक्त राज्य अमेरिका भी परेशान था। तो दोनों के अंदर जो सुगबुगाहट उठ रही थी तो वो हमें इस जिनेवा सम्मेलन में पहली बार दिखाई दी। जिनेवा सम्मेलन के बाद दूसरा सम्मेलन, दूसरी वार्ता वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए नहीं रही। वो रिकजेविक में एक वार्ता हुई थी आइसलैंड की राजधानी में। वो इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हुई थी, 1986 में हुई थी ये, क्योंकि इसमें जो स्टार वार कार्यक्रम था रीगन का, स्टार वार कार्यक्रम की वजह से रीगन उस पर अड़े रहे, कोई बड़ा संधि समझौता नहीं हुआ, इसीलिए हमने अपनी चर्चा में उसको नहीं रखा है। लेकिन दूसरी वार्ता इन दोनों महाशक्तियों के मध्य वो भी हुई थी। दूसरा हमारा बिंदु है अमेरिका व सोवियत संघ सैन्य जानकारी देने हेतु सहमत। 1987 के अंतर्गत सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के मध्य ये समझौता हुआ कि हम अपने परमाणु प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित एवं जो हमारी सैन्य गतिविधियां चल रही हैं उनकी जानकारी एक दूसरे को देंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रहा, बड़ा महत्वपूर्ण समझौता था शीत युद्ध में। जिस तरह से उन दोनों के मध्य प्रक्षेपास्त्रों को लेके या किसी एक छोटे से देश में दोनों की रस्साकशी को लेके जो संघर्ष चल रहा था, उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण समझौता था। तीसरा INF संधि 9 दिसंबर 1987। कम एवं मध्यम दूरी के
जो हथियार थे उन हथियारों में कटौती को लेके बड़ी महत्वपूर्ण संधि हुई, INF संधि। इस INF संधि के अंतर्गत दोनों देशों में ये समझौता हुआ जिसमें सोवियत संघ ने अपने हथियारों की कटौती के लिए सहमति दी। तीसरा है रीगन गोर्बाचोव शिखर वार्ता 1 जून 1988 मॉस्को। रीगन और गोर्बाचोव, सोवियत नेता गोर्बाचोव एवं अमेरिकन राष्ट्रपति रीगन के मध्य 1 जून 1988 को मॉस्को में शिखर वार्ता हुई। इस शिखर वार्ता के अंतर्गत उन्होंने तय किया कि हमें अपने जो संघर्ष की स्थिति है उसको कम करके हमें कहीं ना कहीं संभावनाएं सहयोग की तलाशनी होंगी और सहयोग की संभावनाओं के बाद हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। अगला बिंदु है बर्लिन। अगला बिंदु है महासभा में गोर्बाचोव की घोषणा 8 दिसंबर 1988। ये घोषणा बड़ी महत्वपूर्ण है। 8 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सोवियत नेता, जो कि एक तरह से इस विघटन के लिए, शीत युद्ध की समाप्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण नेतृत्व माना गया। ये माना गया कि गोर्बाचोव के व्यक्तित्व की वजह से ऐसा हो पाया। तो महासभा में उन्होंने घोषणा की कि एक तरह से जर्मनी एवं यूरोप, पूर्वी यूरोप में जो हमारे सैनिक तैनात हैं उन 5 लाख सैनिकों को हम वापस अपने देश में चरणबद्ध तरीके से बुलाएंगे। तो उन्होंने अपने एक तरह से सैनिकों में कटौती की और इसकी घोषणा की। बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना 9 नवंबर 1989। देखो 9 नवंबर 1989 को बड़ी युगांतकारी घटना हुई। बर्लिन जो कि जर्मनी का महत्वपूर्ण शहर है, इस शहर का जो पूर्वी हिस्सा है वो सोवियत खेमे के पास था और पश्चिमी हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। ऐसे ही पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के पास थी और पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास थी। तो बर्लिन में एक दीवार बनी हुई थी। ये दीवार लंबे समय तक रही। हम ये कह सकते हैं एक तरह से ये दीवार शीत युद्ध के कलंक का प्रतीक थी, शीत युद्ध के कलुषित वातावरण का प्रतीक थी। लंबे समय तक ये दीवार बनी रही। उसके बाद 9 दिसंबर 1989 को ये दीवार ध्वस्त हो जाती है, 9 नवंबर 1989 को। अगला बिंदु है जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम ये देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ एवं अमेरिकी सेनाएं साथ साथ लड़ रही हैं, लेकिन पूर्वी जर्मनी, लगभग जर्मनी का आधा हिस्सा सोवियत कब्जे में आ जाता है और पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इनकी सेनाओं का कब्जा रहता है। जहां जिसका कब्जा होता है वहीं युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। युद्ध विराम की घोषणा के साथ ही लंबे समय तक जो ये हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध शीत युद्ध का जो दंश झेला वो जर्मनी ने झेला। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के रूप में ये बट गए। सेनाएं बिल्कुल बॉर्डर पर लगी हुई थीं। शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति में लोगों की आवाजाही, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक रिश्ते, आदान प्रदान सब खत्म हो गया। लंबे समय बाद एक तरह से 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण की घोषणा की सोवियत संघ के द्वारा। और इस घोषणा के साथ ही सोवियत संघ ने कहा कि जर्मनी एक होकर नाटो, वार्सा पैक्ट कहीं भी मिलना चाहे मिल सकता है। अगला बिंदु नाटो द्वारा शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा, जुलाई 1990। ये टाइमलाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। नाटो ने जुलाई 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी कि अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। नाटो ने पहली बार अपनी स्थापना के बाद अपने जो शस्त्र भंडार है, शस्त्र भंडार में बड़ी कटौती की इस समाप्ति के साथ ही, और उसने परंपरागत जो शस्त्र हैं उनको इकट्ठे करने में भी कटौती की। अगला बिंदु जर्मनी व सोवियत संघ के मध्य मैत्री संधि 9 नवंबर 1990। जर्मनी का बोन शहर है, उसमें जर्मनी व सोवियत संघ के मध्य एक मैत्री संधि हुई, अनाक्रमण संधि हुई। ये संधि हुई कि जर्मनी में, पूर्वी जर्मनी में जो सोवियत संघ की सेना इकट्ठी है, सेना का जो जमावड़ा है उसको सोवियत संघ हटाएगा और अब के बाद जर्मनी और सोवियत संघ एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। अगला बिंदु है वार्सा व नाटो में ऐतिहासिक संधि 19 नवंबर 1990 पेरिस में 19 नवंबर 1990 को वार्सा व नाटो में ऐतिहासिक संधि हुई।
समझौता हुआ, ये संधि एवं समझौता हुआ कि दोनों जो सैन्य संगठन थे शीत युद्ध में अपने अपने खेमे की तरफ से लड़े, संघर्ष किया, वो अब एक तरह से इन्होंने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया 200 पृष्ठ का, जिस दस्तावेज में ये था कि एक निश्चित संख्या तक अपने हथियारों में कटौती करेंगे और रचनात्मक कार्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला बिंदु है वार्सा पैक्ट समाप्त 1 जुलाई 1951 में। ये बड़ी शीत युद्ध में मोड़ लेने वाली घटना थी। वार्सा पैक्ट जो सोवियत संघ की तरफ से एक तरह से उसका सैन्य संगठन था, सैन्य संधियां इसने की थी, उस वार्सा पैक्ट को भंग कर दिया गया क्योंकि अब एक तरह से शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे। अगला बिंदु स्टार्ट फर्स्ट संधि पर हस्ताक्षर 31 जुलाई 1951 में मास्को में स्टार्ट फर्स्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसमें सोवियत नेता गोर्बाचेव एवं अमेरिकन राष्ट्रपति बुश ने हस्ताक्षर किए। इन हस्ताक्षरों में ये तय किया गया कि हम अपने जो सामरिक हथियार हैं उन सामरिक हथियारों में लगभग 30% कटौती करेंगे और बड़ी मात्रा में ये संख्या तय की गई थी कि इतने हथियारों में कटौती की जाएगी। अगला बिंदु है कोरिया एवं अफगान समझौता 1951 में। देखो साथियों, कोरिया समझौता और अफगान समझौता ये अलग अलग दो समझौता हैं। हमने देखा शीत युद्ध के शुरू में ही लगभग 1950 में कोरिया संकट पैदा हो गया। कोरिया, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, इन दोनों की स्थिति ऐसी रही कि जहां उत्तरी कोरिया साम्यवादी खेमे में था, वहीं दक्षिणी कोरिया पूंजीवादी खेमे का देश था। इन दोनों में संघर्ष रहा, लंबे समय तक इनमें शांति की स्थापना नहीं हो सकी। तो 1991 में कोरिया को लेके ये समझौता किया गया कि ये दोनों देश आपस में सही रहेंगे, एक तरह से अपनी मित्रता को बढ़ाएंगे, सौहार्दपूर्ण संबंध रखेंगे एवं सोवियत शक्ति एवं अमेरिकन शक्ति जो इन देशों में रुचि ले रही थी वो दोनों अपनी रुचि कम करेंगी ताकि ये बेहतर तरीके से रह सकें। अगला अफगान समझौता 1951 में। अफगान संकट जब पैदा हुआ था तब स्थिति ये थी कि सोवियत सेनाओं ने अफगान में हस्तक्षेप किया और उस हस्तक्षेप में लंबे समय तक अफगानिस्तान में सोवियत की सेनाएं रहीं। तो उन सोवियत सेनाओं की निकासी अफगानिस्तान से चरणबद्ध तरीके से बाहर होगी एवं सोवियत अपनी सेनाएं हटाएगा, ये समझौता किया गया। नाटो के शस्त्र भंडार में कटौती अक्टूबर 1951 में। नाटो जो कि अमेरिकन गुट एवं कह सकते हैं हम कि पूंजीवादी गुट का प्रमुख सैन्य संगठन था, 1949 में स्थापित हुआ। तब से लेके अब तक उसने सैन्य हथियारों में इतनी बड़ी कटौती कभी नहीं की। उसने इसके अंतर्गत लगभग 80% अपने जो परंपरागत हथियार थे उनमें कटौती की और अपने शस्त्र भंडार को कम किया। ऐसा पहली बार हुआ था जब से शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, एक तरह से नाटो बना, तब से लेके अब तक ऐसा पहली बार हुआ। अंतिम बिंदु है साथियों सोवियत संघ का पतन 26 दिसंबर 1951 में। ये तिथि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये डेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जाती है। 26 दिसंबर 1951 में वह प्रमुख तिथि है जब सोवियत संघ का पतन हो गया था। सोवियत संघ की एक सुप्रीम सोवियत जो काउंसिल थी उसमें विधान था, उसके अंतर्गत एक प्रस्ताव पास किया गया और उसमें औपचारिक रूप से सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की गई। धन्यवाद साथियों।